तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध का जो व्यंजक है, जो सूत्र हमें प्राप्त करना है, इसका डेरिवेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत ही सरल तरीके से मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो लास्ट में आप खुद कहेंगे कि सर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, अब आगे से अगर कोई भी डेरिवेशन अगर हमें नहीं आता है तो हम आपसे ही सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन एक बार अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आता है तो हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या होता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। देखिए, यहाँ पर वैद्युत धारा का मतलब होता है I, ठीक है, और अनुगमन वेग जो होता है इसको हम VD से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? तो VD से दिखाते हैं। हमें क्या करना है, इस धारा I में और इस VD में संबंध स्थापित करना है, यानी कि सूत्र प्राप्त करना है जिसमें I भी दिया गया हो और VD भी दिया गया हो, और ये एक दूसरे से क्या हो जाए, फॉर्मूले बनाए जिसका हम यूज आगे क्वेश्चंस में कर पाए। ठीक है, तो कैसे आखिर ये होगा, इसका सूत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन सिद्ध करने से पहले आपको उस डेरिवेशन के लिए जो चित्र बनता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, चालक छड़ लिया है। क्या है? एक बेलनाकार चालक छड़ है। ठीक है, और ये जो छड़ है ये चालक है। चालक का मतलब इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और हमने किया भी है। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको एक तार के माध्यम से बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और जैसे हम कुंजी को चालू कर देते हैं तो यहां से क्या होता है कि धारा निकल करके प्रवाहित होने लगता है। आपको पता होगा धारा जो होता है वो प्लस पॉइंट से निकलता है, और यहां से निकल करके धारा आगे की तरफ जाता है, और आगे जाने के बाद इस चालक छड़ में प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के बाद जब दूसरी साइड आता है तो फिर माइनस बन करके यहाँ पर आ जाता है। फिर वैसे ही प्रक्रिया लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है। अब कहेंगे सर इसमें जो तीर का सब निशान बना हुआ है आखिर ये क्या चीज है? तो बच्चों अभी आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये क्या चीज होता है। ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी भी किसी भी चालक में, ठीक है, अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है, यानी उसके विपरीत दिशा में भागने लगता है। तो धारा अगर इधर की तरफ जा रही है और जैसे ही इसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं, ये सभी के सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है वो क्या करते हैं, इसके विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। और हर मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, तो आवेश पाए जाते हैं। ठीक है, तो धारा इधर की तरफ जा रही है और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। तो वही बताया गया है कि इनकी दिशा क्या है, इधर की तरफ है। और ये जो चालक छड़ है इसकी लंबाई कितना है, तो स्मॉल एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तो कैपिटल ए है। ठीक है, तो आपको फिगर समझ में आ गया होगा। वही चीज मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कहेंगे सर आखिर हम कैसे लिखेंगे, इतना हमें याद कैसे होगा, हम तो उतना पढ़ते ही नहीं है। तो बच्चों याद करने की जरूरत ही क्या है, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है, और जितना आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं आपको वही लिखना है, गलत नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही चीज मैंने जो यहाँ पर बोला था सेम चीज वही मैंने यहाँ पर छाप दिया है। माना एक चालक छड़ PQ की लंबाई, यहाँ पर देख सकते हैं एक चालक छड़ क्या है, PQ है, जिसकी लंबाई हमने क्या माना है, तो स्मॉल एल माना है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तो कैपिटल ए है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तो कैपिटल ए है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, यानी ये जो तीर के निशान बने हुए हैं ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और केवल ये 9 मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बहुत सारे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इसलिए हमने क्या मान लिया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। इसलिए हम मान करके चल सकते हैं कि स्मॉल एन संख्या होगा। तथा इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं, यानी जैसे ही धारा इधर की तरफ चलती है ये सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं धारा के विपरीत दिशा में। और किस वेग से भागते हैं, तो VD वेग से भागते हैं। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर बताया था वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि वैद्युत धारा में और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना, यानी कि फॉर्मूला बनाना है। और हमें पता है कि वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है Q/T। कहेंगे हाँ सर हमें भी ये फार्मूला पता है, मैंने कक्षा 10 में भी पढ़ा हुआ है। तो I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। अब अगर हमें इधर I रखना है तो इधर क्या होना चाहिए, अनुगमन वेग होना चाहिए, तभी तो फार्मूला बनेगा ना। मतलब Q और T को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा।
Q का मान भी हमें निकालना है इस फिगर के माध्यम से, T का मान भी हमें निकालना है इस फिगर के माध्यम से। और जैसे ही दोनों का मान निकाल देते हैं तो यहाँ पे हम रख देंगे और हमें धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध का जो फॉर्मूला होगा वो मिल जाएगा। तो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या होगा, आवेश निकालना होगा। और आवेश बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है N इंटू में E, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो सबसे पहले हम Q का मान निकालते हैं। तो अभी हमने बताया कि Q बराबर होता है N इंटू में N क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N है, मतलब ये टोटल नहीं है, हर एक एक आयतन में क्या है, स्मॉल n है। तो अगर टोटल हमें निकालना होगा तो वो कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर चालक छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। कुल संख्या क्या हो जाएगा, तो हम इसको दिखा देते हैं कैपिटल N से। कहेंगे सर आपने तो स्मॉल n बताया था। तो बच्चों जो स्मॉल n है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन अगर हमें पूरे आयतन में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है पूरा आयतन को हम भी दिखाते हैं और एकांक आयतन में मतलब हर एक आयतन में n है, तो टोटल आयतन में क्या हो जाएगा, अगर हम एक आयतन का गुणा कर देते हैं पूरे आयतन में तो वहां पे हमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा। यानी पूरा आयतन भी है और हर एकांक आयतन में n दिया है, अगर n का भी में गुणा कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जो n का मान मिल गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या मिल गया वो क्या मिल गया, n इंटू में भी मिल गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू में भी, और भी जहाँ क्या है तो आयतन है। चूंकि हमें पता है कि जो आयतन होता है यह क्षेत्रफल और लंबाई से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्षेत्रफल और लंबाई से तो मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लिखें तो आयतन बराबर क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही होता है। यानी तीनों एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही तो है। यानी भी बराबर क्या कह सकते हैं, लंबाई गुणे इस चौड़ाई भी एक प्रकार का ऊंचाई ही है। यानी यहाँ से लंबाई और चौड़ाई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरिया बनेगा, यानी कि ए क्षेत्रफल बनेगा। और इंटू में चौड़ाई भी एक ऊंचाई भी क्या एक प्रकार का लंबाई ही तो होता है। जैसे अगर इस तरीके से इसको खड़ा कर दे तो ये ऊंचाई बन जाएगा, लेकिन इस तरीके से है तो लंबाई है। तो इसी फॉर्मूले को हम a इंटू में यल लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, चूंकि v बराबर होता है a इंटू में यल, तो अगर v का मान यहाँ पर रख दें तो कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a n a l, क्या हो जाएगा, n a l हो जाएगा। यानी स्मॉल n कैपिटल A इंटू में यल, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो ये किसका भी मान निकला है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का मान निकला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आवेश निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अभी क्या पता था कि I बराबर होता है Q बाई टी। और I का मान ज्ञात करने के लिए हमें Q का मान चाहिए और T का मान चाहिए, और Q का मान तभी ज्ञात होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होगा और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल लिया, NaL होता है। तो अब हम क्या करते हैं, आवेश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुल आवेश, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या निकाल देते हैं, कुल आवेश। यानी Q बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो कैपिटल N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इंटू में E क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा। यहां से अगर हम N का मान रख दें तो Q बराबर हो जाएगा N A L और E, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, ठीक है। तो आवेश तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या बाकी रह गया है निकालना, तो समय, ठीक है। तो समय भी निकाल लेते हैं। तो समय आखिर कहां से निकलता है, तो ये जो गति कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लग रहा है, यही हमें निकालना है। यानी हम क्या लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक छड़ Q से, ठीक है, यहां तक यानी इस चालक छड़ को पार करने में लगा समय, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक छड़ Q सिरे से पार करने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चालक छड़ मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक छड़ को पार करने में लगा समय, ठीक है। समय को किससे दिखाते हैं, तो कहेंगे सर T से दिखाते हैं, तो हमें भी पता है। तो T बराबर क्या निकल जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल।
तो यहां से यहां तक अगर आ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन तो कितना दूरी तय करता है, तो स्मॉल एल दूरी तय करता है, यानी स्मॉल एन अपटे 4 मतलब कि वेग। इनका वेग कितना है, तो इनका वेग जो है अनुगमन वेग के बराबर है, जिसको कि हम vd से दिखाते हैं, यानी एल बटा के क्या हो जाएगा v इंटू में d, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें Q का भी मान पता चल गया और हमें T का भी मान पता चल गया। अब हम आराम से धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, तो Q बटा के T होता है। तो समीकरण 3 और 4 से Q और T का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि I बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना दिया है, तो NaLe अब बटे L बटा के VD, क्या हो जाएगा, L बटा के VD, L से L कट जाएगा, D जो होगा VD ऊपर चला जाएगा, यानी I बराबर हो जाएगा NaEVD। ठीक है, यही क्या होता है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध होता है, यानी I बराबर NaEVD। N क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और VD क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये डेरिवेशन आपको सिद्ध करने आया या नहीं। अगर आपको अभी भी कठिन लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।